नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपने पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैट 2023 का क्यूए सेक्शन स्लॉट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी तरह से और भी सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं और आगे भी लेने वाले हैं, तो आप हर एक सेशन को जरूर देख पाएं और वहां से आपको बेस्ट अप्रोच सीखने को मिलेगा, कैसे सवालों को आसानी से कर सकते थे वो जानने का मौका मिलेगा। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन का मोटो है कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि यार इन सभी सवालों को करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, और ये भी हमें जानना है कि एक्चुअली में पेपर में आता क्या है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने का मौका मिलेगा, इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, लेट ए बी एम एंड एन बी ए नेचुरल नंबर, यानी कि ए बी एम और एन की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि ए बी एम एन जो है वो नेचुरल नंबर है। साथ ही साथ ए और बी जो है वो दोनों वन से बड़े हैं, यानी कि ए और बी वन भी नहीं है। ठीक है, if a to the power m b to the power n is equal to 144 to the power 145, then the largest possible value of n minus m। तो आपको n माइनस m की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपको n माइनस m की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब यह है कि आपको n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और m की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आपको अगर दो चीजों का डिफरेंस लार्जेस्ट चाहिए, तो आपको ये वाला जो टर्म है, यानी कि जो पहला टर्म है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी और बाद वाले की आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी। अब ये जो n और m है, ये यहां पर कहीं पर पावर में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पावर को, किसी एक की पावर को मैक्सिमाइज करना है और किसी एक की पावर को मिनिमाइज करना है, ये हमें यहां पर समझना था। तो सबसे पहले हमने बात करी कि a की पावर m है, b की पावर n है, ये है आपके पास 144 टू दी पावर 145। अगर हम 144 को लिखना चाहें तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 145। अच्छा, ये a की पावर m की पावर n, आपको पता है कि a की पावर m इंटू एन होता है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 145 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो ये 12 की पावर हो जाएगा 290। अब 12 क्या हो सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 580 और इंटू में 3 की पावर 290। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बराबर किसके है, ये बराबर है a की पावर m और b की पावर n की। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब हमें यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें यहां पर n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि यहां पर ये जो पार्ट है ये हमें मैक्सिमम चाहिए। तो अगर ये पावर के हिसाब से देखें तो यहां पर पावर में तो 580 हमें है ना सबसे बड़ा दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं b की पावर n, a की पावर m इज इक्वल टू, यहां पर लिख दो 2 की पावर 580, और यहां पर मुझे n को, ठीक है ना, मैक्सिमाइज करना था, वो तो मैंने कर लिया, बट m को मुझे मिनिमाइज करना है। m जो है वो भी पावर में ही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान में आएगा या हमें ऐसा लगेगा कि हमें 290 ले लेना चाहिए। बट क्या 290 से भी कम वैल्यू ले सकते थे, क्योंकि 290 लेने पे जो वैल्यू आएगी और 290 से कम वैल्यू लेने पे जो वैल्यू आएगी उसमें काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें डिफरेंस निकाल के बताना है कि वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो हमने बोला यार ऐसा करते हैं कि ये जो 3 की पावर 290 है ना, 3 की पावर 290 है, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, ए ए मान लेते हैं, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो अगर हम इसको अब कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बी है वो 2 है, हमारा जो ए है वो 3 की पावर 290 है, हमारा जो एन है वो 580 है, और हमारा जो एम है वो हमारे पास 1 है। अब आप एक बार चेक कर लो कि ए बी एम और एन क्या ये नेचुरल नंबर है, हाँ। क्या ए और बी जो है वो 1 से बड़े हैं, हाँ। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हाँ। अब हमें एम की और एन की जो वैल्यू मिली है उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, हमें एन माइनस एम की मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, जो कि कितनी आएगी, 580 माइनस 1। सॉल्व करने पे फाइनली वी विल गेट 579, 579।
तो आपका जो आंसर है वो कितना है 579, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अच्छा सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं आते रहे हैं, आते रहेंगे, इसलिए इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपको दो चीजों का डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो पहले वाले को आपको लार्जेस्ट बनाना पड़ेगा और बाद वाले को आपको मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। एनी नॉन जीरो रियल नंबर एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी कि जीरो नहीं है ना, जीरो हो भी नहीं सकते क्योंकि नीचे की तरफ वाई है। अगर वाई जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। सच दैट वाई नॉट इक्वल टू थ्री, क्योंकि अगर वाई इक्वल टू थ्री हो गया तो ये वाला पूरा फ्रैक्शन समथिंग अपॉन जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वाई जीरो नहीं हो सकता, एक्स जीरो नहीं हो सकता और वाई माइनस थ्री भी जीरो नहीं हो सकता। विल सेटिस्फाई द कंडीशन, आपके पास कौन सी चार कंडीशन में से ये सेटिस्फाई करने वाला है, इस इनइक्वालिटी के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर एक्स अपॉन वाई, इसको एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री, ये हो जाएगा लेस देन जीरो। एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई माइनस थ्री, ये हो जाएगा एक्स इंटू में वाई माइनस थ्री माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस थ्री, और यहां पर हो जाएगा आपका जीरो। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स वाई माइनस का थ्री वाई डिवाइडेड बाय वाई, ये हो जाएगा वाई माइनस थ्री लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहां से कुछ कैंसिलेशन अगर हो सकता है हमारे जीवन से, कुछ जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अब माइनस थ्री मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैंने माइनस थ्री यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा आपके पास एक्स प्लस वाई और यहां पर आएगा वाई, वाई माइनस थ्री लेस देन जीरो। अगर मैं माइनस थ्री से इसको डिवाइड करूं, इनइक्वालिटी को माइनस थ्री से डिवाइड करूं, है ना, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी पे असर पड़ता है। तो अगर हम माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर रहेगा वाई, ये होगा वाई माइनस थ्री, और ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इफ मैंने y को नेगेटिव ले लिया, अगर मैंने y को नेगेटिव ले लिया, तो अगर y नेगेटिव है तो y माइनस थ्री करने पे, यानी नेगेटिव क्वांटिटी में से आपने तीन को और माइनस कर दिया तो ये भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। बट ये दो नेगेटिव क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो इन दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव है, यानी कि यहां पर ये नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये पूरी क्वांटिटी मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई जो है वो आपका पॉजिटिव है, यानी कि y जो है वो ग्रेटर देन माइनस एक्स है। तो कंडीशन क्या है कि y जो है वो ग्रेटर देन माइनस एक्स है, कब, जब मेरा y नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि y जो है वो ग्रेटर देन माइनस एक्स है। ठीक है, कब, जब y नेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, आसान था, इजी था, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और आपसे एक्स की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू का सम पूछ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखते हैं, पहले रीराइट करते हैं। टू टू द पावर फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये ऊपर की तरफ है ना, ये ऊपर की तरफ है, तो इसको रीराइट करके बता रहा हूं मैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस सिक्सटीन और यहाँ पर ये है टू की पावर टू एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप ये बात करोगे कि यार ये क्या लिख सकते हैं, ये हो गया टू की पावर टू एक्स स्क्वायर और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं टू की पावर x प्लस फिफ्टीन और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार a की पावर m की पावर n जो होता है वो a की पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर एक्स स्क्वायर बनेगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टू एक्स प्लस थर्टी बनेगा। तो ये तो सॉर्टेड है सर, है ना, ये तो सॉर्टेड है, तो हमने इसका यूज किया। अब इस पर भी इस क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखो इतना इजी पेपर आता है।
अब ये अगर a का स्क्वायर दिख रहा है, ये b का स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो होगा वो 2ab होगा। 2ab होगा तो उसमें ये भी होगा a और ये b भी होगा। तो मैं लिखा 2, फिर इसको लिख देता हूँ जानबूझ के, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ जानबूझ के। अब चेक कर लेता हूं कि क्या इनको इनको सॉल्व करने पे ये मिलेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर x प्लस 15 है और यहाँ पर 2 की पावर 2x स्क्वायर है। तो 2x स्क्वायर तो दिख गया, x भी दिख गया, 15 प्लस 1 16 भी दिख गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये हो गया आपका 2ab प्लस ये हो गया आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू b। तो a इज इक्वल टू बी आ गया आपके पास, कुछ नहीं करना। अब a और b क्या माना था आपने, a माना था आपने 2 की पावर 2x स्क्वायर, b क्या माना था 2 की पावर x प्लस 15, ये आपस में बराबर है। अब दो नंबर्स हैं 2, दोनों का पावर अलग अलग दिख रहा है बट दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब उनकी पावर भी सेम होगी। यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 15। एक तरफ ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। x की उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा और बीटा की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही उसको अपन रूट्स बोलते हैं। अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है उनका सम निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 2 है। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब यहां पर ये समझना है कि ये आपने किया क्या, ये आपने सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही थी, यानी कि आपसे यही तो पूछ रहा था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फंक्शन किस में था, x के फॉर्म में था, हमें x की ही वैल्यू तो चाहिए थी। तो x की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं उसका हमें सम चाहिए था, वो कितना है 1/2, यानी कि हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और उन दो वैल्यूज को फिर आप ऐड करके भी बता सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर m n and k such that k divides both m plus 2n and 3m plus 4n, k must be a common divisor of, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि m प्लस 2n जो है वो डिविजिबल बाय k है, एंड 3m प्लस 4n जो है ये भी डिविजिबल बाय k है। तो पहले तो आपको ये दो चीजें दी गई हैं कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, है ना, m प्लस 2n और 3m प्लस 4n, ये दोनों ही k से डिविजिबल है। अगर कोई दो नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है, मतलब अगर कोई दो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ इस नंबर का कोई मल्टीपल, मान लीजिए p टाइम्स, इस नंबर का मल्टीपल मान लीजिए q टाइम्स, और फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर जो नंबर मिलेगा वो नंबर भी इस नंबर से डिविजिबल होगा। यानी कि सर अगर ये नंबर और ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है तो इन दोनों का सम भी इससे डिविजिबल होगा, डिफरेंस भी डिविजिबल होगा, और इन दोनों के मल्टीपल्स के बीच में अगर हम सम और सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जो मिलेगा वो भी इस गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो है m प्लस 2n और है हमारे पास 3m प्लस 4n, ये दोनों ही k से डिविजिबल है। तो अभी मैंने बोला कि अगर मैं इस वाले का क्या कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3m, ये हो जाएगा आपका कितना 6n, ये हो जाएगा आपका 3m और ये हो जाएगा 4n। अब मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं, मैंने इसका 3 टाइम्स किया, इसका 1 टाइम्स किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, 3m कट जाएगा, 6n में से 4n जाएगा तो आएगा 2n, यानी कि 2n जो होगा वो आपका डिविजिबल बाय k होगा, पहली चीज। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अच्छा ये क्या है, ये सर ये m प्लस 2n है और ये 3m प्लस 4n है। अगर मैं इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2m प्लस 4n, ये है आपका 3m प्लस 4n। अगर मैं इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4n कैंसिल होगा, 3m में से 2m जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने 3m प्लस 4n में से 2m प्लस 4n को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या बचेगा, m बचेगा। तो m इज डिविजिबल
बाय कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है ना। तो के से कौन कौन डिविजिबल हो रहा है, 2n और m। तो 2n और m जो है वो आपका डिविजिबल होगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The number of positive integer less than 50 having exactly two distinct factors other than 1 and itself is। तो आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि 50 से कम होने चाहिए, जिसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो होने चाहिए अदर देन वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब वन और इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही हैं सबके, उसके अलावा दो डिस्टिंक्ट और होने चाहिए, इसका मतलब टोटल चार फैक्टर्स होने चाहिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें जो नंबर चाहिए वो उसके फैक्टर कितने होने चाहिए, चार फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर है और उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो चार फैक्टर कैसे आ सकते हैं, जब उसकी पावर या तो थ्री हो, या तो उसकी पावर जो हो वो क्या हो, वन वन हो। क्योंकि यहाँ पर अगर पावर थ्री है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, थ्री प्लस वन यानी कि फोर। यहाँ पर कितना होगा, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ऐसे सोचना है नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 50 से तो कम आए। तो सबसे छोटा अगर हम नंबर सोचें तो क्या हो सकता है, टू, इसकी पावर थ्री कर सकते हैं, थ्री, इसकी पावर थ्री कर सकते हैं। जैसे ही आपने बोला कि टू थ्री के बाद मेरा अगला प्राइम नंबर जो आएगा वो फाइव आएगा, तो फाइव की पावर थ्री करने पे ये 125 हो जाएगा, जो कि 50 से तो छोटा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आप ये ले सकते हो और ये ले सकते हो। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। आपके पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ना। टू की पावर थ्री एट होता है, थ्री की पावर थ्री 27 होता है, 50 से कम है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर एक छोटा नंबर लें तो टू ले सकते हैं। अब टू के साथ कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं, थ्री का बना सकते हैं। ठीक है, टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बना सकते हैं, फाइव का बना सकते हैं। टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बना सकते हैं, सेवन का बना सकते हैं। टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बना सकते हैं, 11 का बना सकते हैं। टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बना सकते हैं, 13 का बना सकते हैं। टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बना सकते हैं, अब ये थ्री फाइव सेवन 11 13, 13 के बाद क्या आएगा आपका अगला नंबर जो कि प्राइम नंबर हो, 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है सर। ठीक है, तो इनकी पावर जो है वो वन है। फिर टू इंटू 17 के बाद क्या होगा, 18 नहीं हो सकता, 19 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 22 23। तो मैंने कहा टू इंटू 23। ठीक है ना। अब इसके बाद 23 के बाद क्या लग सकता है, 24 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 26 27 28 29 होगा। बट जैसे ही आप 29 लोगे, 29 लोगे ये 58 हो जाएगा, जो कि 50 से तो बड़ा हो गया। इसका मतलब आप ये नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते। तो आप सिर्फ इतने तक ही जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दो फैक्टर्स हैं, टू और थ्री, प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी पावर वन वन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर। ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और यहाँ पर कितना बन रहा है, आठ। तो यहाँ पर आपके पास आठ कॉम्बिनेशन बन रहे थे और यहाँ पर आपके पास दो कॉम्बिनेशन बन रहे थे। तो इतना तो हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि सर इसी केस में आप थ्री ले लो। अब थ्री के साथ आपका पेयरिंग किसका बन सकता है, फाइव का। थ्री के साथ किसका बन सकता है, सेवन का। ठीक है, थ्री के साथ किसका बन सकता है, 11 का। ठीक है, बस ये बात का ध्यान रखना कि थ्री फाइव से 15 होता है, थ्री सेवन से 21 होता है, थ्री इंटू 11 33 होता है। हमें 50 से कम चाहिए। फिर थ्री के साथ किसका पेयर बन सकता है, तो आप बोलोगे सर 11 के बाद 13 हो गया। फिर यहाँ पर आप जैसे ही 17 लोगे तो यहाँ पर ये 51 हो जाएगा, तो आप ये नहीं ले सकते। तो आप सिर्फ इतना ही कंसिडर कर सकते हो। तो ये कितने, एक, दो, तीन और चार। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके पास, चार। ठीक है ना। अब तीन के बाद आप क्या ले सकते हो, पांच ले सकते हो। तो पांच के साथ पेयरिंग किसकी बनेगी, सात की। पांच के साथ पेयरिंग, अब सात के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11, बट जैसे ही आप 11 लोगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ आप एक पेयर ले सकते हो। तो आपके पास टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, टू और एट कितना हो गया, 10। 10 और फोर कितना हो गया, 14। 14 और एक कितना हो गया, 15। तो टोटल जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे, है ना। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, वो कितने होंगे आपके पास, 15 होंगे। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम मांगता है, थोड़ा सा आपसे समय मांगता है, ध्यान मांगता है कि आप थोड़ा सा सोचो इस बारे में। ये सवाल ऐसा सवाल नहीं कि आप डायरेक्टली देखोगे और कर लोगे, हालांकि बेसिक सवाल है, बट इस तरह के सवाल जिनकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कभी आपने सोचा नहीं है ना, उस पर बेस जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ये वो उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Let k be the largest integer such that the equation this has no real roots. If y is a positive real number, then the least possible value of k upon 4y plus 9y is। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको k अपॉन
4y प्लस 9y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और k जो है वो लार्जेस्ट इंटीजर है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन दी गई है इसके नो रियल रूट्स हैं, इसका मतलब इसका d नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि यार ये x माइनस वन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर ये हो गया प्लस 2kx, और ये 11 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2x और यहाँ से 2x अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा k माइनस वन, और ये आ जाएगा आपके पास 12, 1 प्लस 11 12। अब इसका जो d है वो नेगेटिव है क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसका जो b है वो कितना है, 2 का स्क्वायर 4 और k माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हो जाएगा आपके पास 48, ठीक है। ये आपका लेस देन 0, 4 से अगर कैंसिल करें तो ये बनेगा k माइनस वन का स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि k माइनस वन का जो स्क्वायर है वो लेस देन 12 है। अब k माइनस वन का स्क्वायर जो लेस देन 12 है, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि k की हमें लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। तो अगर आपने k की वैल्यू जीरो ले ली फॉर एग्जांपल, है ना, k की वैल्यू आपने क्या ले ली, जीरो ले ली। तो अगर k की वैल्यू जीरो ले ली तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा माइनस वन का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 1 लेस देन 12। तो ये तो सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आपने k की वैल्यू क्या ले ली, k की वैल्यू 1 ले ली, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन यानी कि 0, ये आएगा आपका 0 लेस देन 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। k की वैल्यू आपने क्या ले ली, 2 ले ली, तो 2 माइनस वन 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 लेस देन 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। k की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो 3 माइनस वन 2, 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 12, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर k की वैल्यू आपने 4 ले ली, k की वैल्यू आपने क्या ले ली 4, तो 4 माइनस वन 3, 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 12, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट जैसे ही आपने k की वैल्यू 5 ली, तो 5 माइनस वन 4, 4 का स्क्वायर 16, बट 16 जो है वो 12 से छोटा नहीं होता। यानी कि k की जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकते थे वो ले सकते थे अपन कितनी, 4। तो k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या ले सकते थे, 4। तो ये तो समझ में आ गया कि k की जो लार्जेस्ट वैल्यू है, k की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 4, ठीक है। ये सॉर्टेड है। अब आपको ये बोल रहा है कि y जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है ना, और हमें मालूम है कि k जो है वो कितना है, 4 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार हमारे पास ना दो नंबर्स हैं, k अपॉन 4y और 9y, ये दोनों जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपको मालूम है कि अगर दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं आपके पास में, तो उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, बड़ा या तो बराबर होता है, ठीक है ना, बड़ा या तो बराबर होता है। तो ये a प्लस बी अपॉन टू और ये a इंटू बी का स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर सकते हैं 4। तो जैसे हम k की वैल्यू 4 पुट करेंगे, या इसको अपन यहाँ छोड़ दें क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो k अपॉन 4y प्लस 9y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y से y चला जाएगा, k और 4 इक्वल है तो 9 का रूट जो होगा ये 3 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आएगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 6 या 6 से बड़ी है। बट इसके लिए अगर 6 या 6 से बड़ी है तो हमें तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो वो कितनी होगी, वो 6 होगी। वो कितनी होगी, वो 6 होगी, ठीक है। अच्छा सवाल था, बेसिक सवाल था, है ना। आई होप आपसे बनना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट स्पीड में चलेंगे। अब आपके पास है, फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर x, इफ log x टू द बेस रूट थ्री प्लस log 25 टू द बेस x divided by log 0.008 to the base x is equal to 16 by 3, then the value of log 3x square to the base 3 is। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये लिखा हुआ है log x to the base रूट थ्री प्लस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 25 को 5 की पावर 2, इसका बेस x है, और यहाँ पर लिख सकते हैं log, यहाँ पर बेस x है 0.008, तो 0.008 का मतलब होता है 8 अपॉन 1000, यानी कि 1 अपॉन 125, यानी कि 1 अपॉन 5 का क्यूब, यानी कि 5 की पावर माइनस थ्री, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका 5 की पावर कितनी है, माइनस थ्री है, इज इक्वल टू, ये सामने क्या लिखा हुआ है 16/3। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये log a और ये b है और इसकी पावर m है, तो ये जो पावर है ये नीचे उतर जाता है, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये log a इसका बेस c है और ये log b इसका बेस भी c है, तो आप इसको लिख सकते हो log a टू द बेस b,
ऐसा लिख सकते हो आप। तो अभी आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो इसको तो अपन ने कुछ भी छेड़ा नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। इसकी जो पावर है ये उतर के ऊपर की तरफ रहेगी। इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है ये उतर के नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 5 टू द पावर टू द बेस x, और यहाँ पर हो जाएगा log 5 टू द बेस x। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका अभी कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू ये कितना है, 16/3। तो ये वाला पार्ट तो आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा log x टू द बेस √3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 16/3। तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 3। ये उधर जाके 18/3 हो जाएगा। 18/3 का मतलब होता है 6। ठीक है ना, 18/3 का मतलब क्या होता है, 6। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब आप x को तनहा करते हो तो log हटाते हो, log हटाते हो मतलब एंटी log लेते हो। तो जो इसका बेस था वो इसका बेस बन जाता है, यानी कि ये हो जाएगा √3 की पावर 6, यानी कि 3 की पावर 6/2, यानी कि 3 की पावर 3। ऐसा आप लिख सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसकी वैल्यू। तो आपने लिखा सर ये log है, इसका बेस 3 है, और यहाँ लिखा हुआ है 3x²। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, या तो आप x² किलो निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, या तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो कि ये log a भी लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा log a, है ना, और ये हो जाएगा आपका log b। ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको ये मालूम है कि अगर log a टू द बेस a लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 1 हो गया। इसकी पावर नीचे उतरेगी, log x टू द बेस 3। अब आप x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो। x कितना है आपके पास, 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 है, तो ये 3 की पावर 3 है, और यहाँ पर ये 3। तो यहाँ से इसकी पावर नीचे उतरेगी तो क्या हो जाएगा, 1 + 6 log 3 टू द बेस 3। अब आपको मालूम है कि ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 + 6 × 1, यानी कि 6, और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप इसको यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये log है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, x² क्या होगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 7, और यहाँ पर 3। 7 को नीचे उतारोगे तो log 3 टू द बेस 3, यानी कि ये 7 × 1, यानी कि 7। तो ऐसे भी तो आप कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। ठीक है, चॉइस आपकी, चॉइस आपकी। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है क्या, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, इजी है, इजी है। ठीक है। चलिए, तो अगर आपको मजा आ रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट करके, और लिख सकते हैं इजी पीजी। ठीक है। द प्राइस ऑफ ए प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर। और यहां पर अगर हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वो बोल रहा है आपसे क्या, कि सीता हैज ए प्रीशियस स्टोन वेइंग 18 यूनिट्स। तो उसके पास 18 यूनिट्स का स्टोन है। ठीक है, 18 यूनिट का स्टोन है। ठीक है। इफ शी ब्रेक्स इट इनटू 4 पीसेस विथ ईच पीस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटीजर वेट, then the difference between the highest and lowest possible value of the total price of the 4 pieces will be 288,000। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट आपने इसको 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया कि इस केस में अगर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है और इस केस में आपको मैक्स वैल्यू मिल रही है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉस्ट है और यहाँ जो लोवेस्ट कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो 288,000 के बराबर है। आपसे ओरिजिनल कॉस्ट की वैल्यू वो मांग रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है आपका, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना है, k टाइम्स ऑफ 18 का स्क्वायर, यानी कि आपको 324k की वैल्यू चाहिए। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? तो मैंने बोला 18 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट पे डिवाइड करते समय ऐसा करना है कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम आए, उसकी जो कॉस्टिंग है वो क्या है, कम आए। और एक बार उसकी कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा है। कॉस्टिंग कम तब आ सकती है जब आप वो 4 पार्ट्स को एक दूसरे के नियरेस्ट रखोगे। तो मैंने कहा अगर मैं इसको 6 रखता हूं तो ये 3 4 और 5 ऐसा रख सकते हैं क्या, है ना, 6 और 4 10, 15 और 3 18। ठीक है। और इसको अगर मैं 12 रखूं
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा क्या, 12 और 3 15, 15 और 3 18, ठीक है, 1 2 3 इसका वेट ले लिया। तो जब आप ये वाला वेट बेचने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 9K मिलेगा। ये वाला वेट बेचने जाओगे तो आपको मिलेगा 16K। ये वाला बेचने जाओगे तो आपको मिलेगा 25K। और ये वाला बेचने जाओगे तो आपको मिलेगा 36K। तो यहाँ पर 36 और 9 45, 45 और ये हो गया आपके पास कितना, 70। और ये हो जाएगा आपके पास 86K। तो यहाँ से आपको जो पैसा मिलने वाला है वो 86K मिलने वाला है जब आप इसको बेचोगे ब्रेक करके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको K मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4K मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9K मिलेगा, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144K मिलेगा। तो यहाँ पर 144 है और ये 9 और के 10K हो गया, तो 154 हो गया, 154 और ये 158K हो जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों जगह पे जो प्राइस मिल रहा है इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो इसका जो डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से 72K आ रहा है। और इस 72K की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी दी गई है, 288,288,000। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि के की वैल्यू कितनी होगी, 72 का ये 4 टाइम्स होता है 288, और 2 जीरो और लगाने हैं आपको। यहाँ पर ये 3 जीरो है तो 3 जीरो और लगाने हैं आपको, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 4000। अगर के की वैल्यू 4000 हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 324 into 4 और यहाँ पर 1000। तो 4 4 जा 4 into 24 करेंगे तो 96 आएगा, 4 3 जा 12 और यहाँ पर आपके पास 3 जीरो आ जाएंगे। तो 1296 और 000, 1296 और 000, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए कंपनी 20% ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ओके, if the total salary obtained by all the manufacturing employees is 1/6 of the total salary obtained by all the employees in the company, then the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employees to the average salary obtained by the non-manufacturing employees। तो आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दो डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा आप मान सकते हो। अगर हम टोटल सैलरी की बात करें, टोटल सैलरी की बात करें, है ना, टोटल सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल सैलरी के केस में बोल रहा है द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉइज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉइज। तो जो टोटल एम्प्लॉय की सैलरी है वो हम 6 का मल्टीपल मान लेते हैं 120। तो 120 का 1/6 इनको मिलता है, यानी कि इनको 20 मिलता है तो इनको 100 मिलता होगा। तो इनके बीच का ये रेशियो आ गया टोटल सैलरी का, है ना। बट यहाँ पर बोल रहा है यानी कंपनी 20% ऑफ एम्प्लॉइज वर्क इन दी मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर टोटल मैं 100 लोग मान लेता हूं तो उसमें से 20% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, इसका मतलब बाकी जो 80% है वो यहाँ काम करते हैं। तो ये टोटल सैलरी है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की। और लोग कितने हैं सर, 20 है ना, लोग कितने हैं 20। तो इसका जो डिवीजन आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसका डिवीजन आएगा 20 से 5 टाइम्स, 20 से 4 टाइम्स। तो ये सिंप्लीफाई करने पे रेशियो कितना बनेगा, 4:5 बनेगा। अब ये जो 4:5 बनेगा ये किस चीज का रेशियो बनेगा, ये एवरेज सैलरी का बनेगा, है ना। तो आपसे वही बोल रहा था कि then the ratio of the average salary obtained by the manufacturing employee to the average salary obtained by the non manufacturing employee, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 4:5 होगा। ठीक है, अच्छा आसान सा सवाल है। तो पेपर में आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो आप देखते ही कर सकते थे। तो एग्जामिनर जो है वो आपको मौका देता है अपना स्कोर इंप्रूव करने का। कुछ सवाल थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं बट सारे सवाल ट्रिकी नहीं हो सकते, ठीक है। तो काफी अच्छा खासा वेटेज होता है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का भी। इन ए रेक्टेंगल ABCD, AB is equal to 9, BC is equal to 6, P and Q are 2 points on BC, okay, such that the areas of the figure ABP, APQ and AQCD are in geometric progression. If the area of the figure AQCD is 4 times the area of triangle ABP, then BP, PQ और QC का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये बोल रहा है कि ए बी की जो लेंथ है वो 9 है, तो ये 9 है, और बी सी की जो लेंथ है वो 36 है, तो यानी कि ये 36 होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बिना इसके हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब बोल रहा है पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी, है ना। तो 2 पॉइंट्स हैं बी सी पर, तो इसको मान लेते हैं पी है, ये मान लेते हैं क्यू है। सच दैट द एरिया ऑफ द फिगर ए बी पी, तो यानी कि इसको कनेक्ट करना पड़ेगा,
तो एबीपी ट्राइंगल बन गया। एपीक्यू, एपीक्यू यानी कि अपने को इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। और ए क्यू सी डी यानी कि ये एरिया है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ वो क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ए क्यू सी डी, जो इस पोर्शन का एरिया है वो इस एबीपी का कितना है, 4 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये 2 है, तो ये वाला पार्ट इसका 4 टाइम्स है, तो ये 8 हो जाएगा। हाँ सर, ये 8 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये और ये मतलब इसका एरिया और इसका एरिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में था। तो इसका मतलब अगर ये बी होता और ये ए होता, ध्यान से देखना, ये ए होता और ये सी होता, तो आपको ये मालूम है कि जो बी स्क्वायर होता है वो ए सी होता है। तो ए इंटू सी तो आपके पास 16 है, तो बी स्क्वायर अगर 16 है यानी कि बी जो है वो 4 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो अभी अगर मैं आपके लिए इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ ताकि कुछ भी हमें कलाकारी ज्यादा ना करनी पड़े। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका क्या है, डी है। ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। तो इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि अगर इसका इसका टोटल एरिया मैं निकालना चाहूं, है ना, टोटल एरिया निकालना चाहूं, तो ये कितना है, 4 और 2 6 और ये 8 14। तो इसका जो टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया जो है वो आपका 14 यूनिट है ना, ये 14 यूनिट है। तो अगर मैं यहां से एक डायगोनल खींच दूं, अगर मैं यहां से एक डायगोनल खींच दूं, तो इस डायगोनल ने क्या किया, इस पूरे एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि नीचे वाला एरिया अगर 7 है तो ऊपर वाला एरिया भी कितना होगा, 7 होगा। बट उसमें से ये 2 है, ये 4 है, तो 2 और 4 6 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि आपके पास जो ट्राइंगल है ए बी और पी, ए पी और क्यू, ए क्यू और सी, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये पता है क्या कि अगर 3 ट्राइंगल्स हैं आपके पास और इन तीनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो ए बी है, इन तीनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी है, आपकी ए बी है। तो अगर इन तीनों ट्राइंगल की हाइट ए बी है, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ तीनों का सेम है, हाँ। हाइट भी तीनों की सेम है, हाँ। यानी इन तीनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्राइंगल है ए बी पी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, ए पी सॉरी ए पी क्यू, और फिर रेशियो ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, ए क्यू सी, ए क्यू सी। अगर हम इसका रेशियो ले लें तो यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाफ, इसका जो बेस होगा वो होगा बीपी, ठीक है, और हाइट जो होगा वो होगा ए बी। हाइट जो होगा वो कितना होगा, ए बी। फिर इसका हाफ लिखा, इसका बेस होगा पी क्यू और हाइट होगा आपका ए बी। ठीक है ना, हाइट होगा आपका ए बी। फिर अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, मतलब इसका एरिया ले लूं, तो हाफ होगा, इसका बेस कितना होगा, क्यू सी, और हाइट तो इसकी होगी ए बी के बराबर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या चीज मुझे समझ में आ रही है सर, मुझे क्या चीज समझ में आ रही है? तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ से जो रेशियो ले रहा हूँ, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आएगा बीपी, यहाँ से आएगा पी क्यू, और यहाँ से आ जाएगा क्यू सी। और बीपी पी क्यू और क्यू सी, बीपी पी क्यू और क्यू सी का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 2:4:1। तो 2:4:1 आपसे बोल रहा है ना, बीपी पी क्यू और क्यू सी का रेशियो पूछ रहा था, तो कितना हो जाएगा, 2:4:1 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल बेसिक सवाल। मतलब अगर आपने जितने भी सवाल अभी तक मैंने किए हैं, उन सभी सभी चैप्टर्स के अगर आप सिर्फ बेसिक्स भी पढ़ लोगे ना, यानी कि उस चैप्टर का पहला क्लास भी कर लोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कि लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, है ना, यहाँ पर क्या है, एरिया वाला कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है। तो आप देख रहे हो यार, अगर मैं हर चैप्टर का बेसिक्स भी पढ़ लूँ ना, मैं कोई भी पीवाई क्यूज नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो बस बेसिक्स पढ़ रहा हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ, तो भी पेपर बनना चाहिए आपसे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द ट्राइंगल इज ड्रॉन विथ इट्स वर्टिसेस ऑन दिस सर्कल C such that one of its side is a diameter of C and the other two sides have their lengths in the ratio A is to B. If the radius of the circle is R, then the area of the triangle is। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल में ये मान लिया कि ये आपका डायमीटर है और ये आपका ए बी है। ट्राइंगल एबीसी का एक साइड जो कि डायमीटर
है आपका इस सर्कल का सेंटर से पास हो रहा है, और एक वर्टिसेस हमने यहाँ पर मान लिया ऐसे। तो तीनों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, और ये अगर सेंटर है तो ये आर होगा, ये आर होगा। ठीक है। अच्छा, बाकी जो दो साइड्स है वो ए टू बी के रेशियो में है, तो अगर ये आपका ए एक्स है तो ये आपका कितना होगा, बी एक्स होगा, और 90 डिग्री के सामने कितना है, 2r है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पर, हम ये बोल सकते हैं कि ए एक्स का जो स्क्वायर होगा, बी एक्स का जो स्क्वायर होगा, वो कितना होगा, वो 2r का स्क्वायर होगा। यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 4r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का हमें क्या चाहिए, इस ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए। तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ ए एक्स इंटू बी एक्स। ये हो जाएगा आपका ए एक्स इंटू कितना, बी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा सर, हाफ ए इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा ए बी, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2ab r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है ये आपका सही जवाब होगा, यानी कि मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट बात करेंगे, है ना, स्पीड बनाना है हमें। द एरिया ऑफ द quadrilateral बाउंडेड बाय द y एक्सिस, ओके, the line x is equal to 5 and the line mod of x minus y minus 5 minus x का mod is equal to 2। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है, आपके पास लिखा हुआ है mod of x minus y, ठीक है, माइनस mod of 5 minus x is equal to 2। अच्छा, एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटर का, तो पहले क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा, बट वो क्वाड्रिलेटर कैसे बन रहा है, वाई एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0, और ये है x इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस बना लिया। ये y एक्सिस है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन हमने ये बना ली। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बाउंड्री तो पता चल चुकी है ना, इसी के बीच हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो दो साइड्स होंगी वो इसी पर लाई करेंगी, बाकी दो साइड्स कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, देखना है हमें। तो हमने ये बोला कि अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ कि आप क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार आप x की वैल्यू क्या ले लो, 0 ले लो। तो यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस ये हो गया 5 माइनस एक्स। अब आप x की वैल्यू एक बार 0 ले लो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 2 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 0। इसको हम लिख सकते हैं y का मॉड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 5 का मॉड, यानी कि y का जो मॉड है वो 2 प्लस 5 यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस 7। तो जब आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, +7 और -7। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका -7 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0 -7, और यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका 0 + 7। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब इसके बाद आपने ये बोला कि एक बार हम x की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो फिर से हमने इक्वेशन लिखी, mod of x minus y is equal to 2 plus mod of 5 minus x, mod of 5 minus x। ठीक है, अब आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लो, 5 ले लो, तो x की वैल्यू 5 लोगे तो ये बनेगा 5 माइनस y का mod इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 5 माइनस y का mod इज इक्वल टू 2। अब mod हटाएंगे आप, mod हटाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा, मॉड हटाएंगे तो ये 5 माइनस वाई जो होगा ये प्लस और -2 आएगा। तो 5 माइनस वाई अगर 2 के बराबर है, या तो 5 माइनस वाई -2 के बराबर है, तो y को इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, y को इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये आपका -2 था, तो y की वैल्यू 3 और 7 आ रही है। तो y की वैल्यू 7 जो है, जब x की वैल्यू 5 है उसकी बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 और 7 है, तो y की वैल्यू 3 और 7 यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका 5, 3 है, और ये आपका 5, 7।
तो ये आपके 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, है ना। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। तो इसे अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो है वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। हमें इसका एरिया चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो हमें ये दिख रहा है कि यार ये एक तरह से ना ट्रेपेजियम है, जिसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये 5 यूनिट हो गया। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का आ गया मेरे पास, और इसकी लेंथ मुझे चाहिए होगी, और इसकी लेंथ मुझे चाहिए होगी। तो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ, अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये प्लस और -7। तो यानी कि इसकी लेंथ जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी 14 यूनिट होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसकी लेंथ निकालना चाहूँ तो ये 3 से 7 यानी कि ये 4 होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ, फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 14 + 4, 14 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 5। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 14 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 18 इंटू 5। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये बनेगा 9, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 45। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? पक्का? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है इफ p² + q² - 29 इज इक्वल टू 2pq - 20 इज इक्वल टू 52 - 2pq। तीन चीज एक दूसरे के बराबर दी गई हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p³ - q³। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि p - q का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, वो होता है p³ - q³ -3pq, और ये हो जाता है p - q। अगर मुझे p³ - q³ चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे p - q का होल क्यूब प्लस 3pq p - q चाहिए होगा। ठीक है ना। अब मुझे p - q और pq चाहिए, बस पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। बट एक बार मैक्स वैल्यू, एक बार मिनिमम वैल्यू आएगी और उनका डिफरेंस निकालना है मुझे। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैंने ये वाला जो क्वांटिटी है इसको इसके बराबर किया, तो ये हो जाएगा सर p² + q² - 29 इज इक्वल टू 2pq - 20। तो इन दोनों को बराबर करने से क्या फायदा हुआ, p² + q² -2pq, और 29 उधर जाके 29 प्लस में हो गया, तो 29 - 20 करने पे 9 आएगा। ये बन गया आपका p - q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, p - q इज इक्वल टू +-3। तो एक चीज तो मुझे ये मिल गई। दूसरी चीज ये कि अगर मैं इसको और इसको बराबर कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा, ये 2pq - 20 है इज इक्वल टू ये 50 - 2pq है। तो ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4pq, और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 52 था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 52 + 20 72। तो pq की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 18 आ जाएगी। ठीक है ना। अब आपके पास p - q की दो वैल्यूज है, एक +3 और एक -3। तो आपको क्या करना है, एक एक करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर p - q की वैल्यू 3 ले लें और pq की वैल्यू 18 ले लें, तो आपको p³ - q³ की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये कितना मिलेगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 18 इंटू 3। तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू 18 करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 18 162 मिलेगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 इंटू 18 तो 90 और 72 162 मिलेगा। तो ये आपके पास कितना मिलेगा 162, तो 189 मिल जाएगा ये। ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप p - q की वैल्यू -3 पुट करेंगे और pq की वैल्यू 18 पुट करेंगे, तो उस केस में आपको p³ - q³ की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप -3 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 है, ये आपका 18 है, और p - q की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेम डेटा मिलेगा बट वो नेगेटिव में मिलेगा, यानी कि 189 मिलेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको p³ - q³ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्या चाहिए था,
डिफरेंस चाहिए था। तो ये भी 189 है, ये भी 189 है, बट ये नेगेटिव का है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 378। सॉल्व करने पे कितना जाएगा 378। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हुआ है और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा लेट बोथ दी सीरीज A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 be in arithmetic progression such that the common difference of both the series are prime number। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राइम नंबर है दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ A5 इज इक्वल टू B9 एंड A19 इज इक्वल टू B19, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है पहली वाली सीरीज का और नाइन्थ टर्म जो है दूसरी वाली सीरीज का वो आपस में बराबर है। दोनों के 19th टर्म आपस में बराबर है और दूसरे वाले का जो सेकंड टर्म है वो जीरो है। आपको पहले वाले का 11वां टर्म निकालना है। तो मैंने ये बोला कि अगर मैं बोलूं आपसे कि A5 इज इक्वल टू B9 है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 मान लेते हैं, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 मान लेते हैं, और D1 और D2, ठीक है ना, वो क्या है आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमें इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो A5 अगर B9 के बराबर है तो इसका फर्स्ट टर्म अगर A1 है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ D1। इसका फर्स्ट टर्म अगर B1 है तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ D2। ठीक है, ये एक चीज आ गई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि A19 और B19 बराबर है। तो A19 और B19 अगर बराबर है तो इसका मतलब है A1 प्लस 18D1 और B2, सॉरी B1 प्लस 18D2 ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ही सॉल्व कर लूँ, इन दोनों को ही सॉल्व कर लूँ, तो इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 18D1 में से 4D1 जाएगा तो आएगा आपके पास 14D1, और 18D2 में से 8D2 जाएगा तो ये आ जाएगा 10D2। यानी कि यहाँ से D1 और D2 का जो रेशियो आएगा वो 10/14 आएगा। यानी कि 2 5 जा एंड 2 7 जा। अब हमें मालूम है कि D1 D2 जो है वो हमारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं, आपस में को प्राइम होंगे, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो D1 है वो आपका 5 है और जो D2 है वो आपका 7 है। ये हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि D1 और D2 का रेशियो 5:7 होगा। बट अगर D1 और D2 प्राइम नंबर्स हैं तो वो 5 और 7 ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा। उसके बाद B2 जो था वो जीरो दिया था। तो B2 अगर आपका जीरो दिया है तो B2 यानी कि सेकंड सीरीज का सेकंड टर्म जीरो दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस D2 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि B1 जो है वो माइनस ऑफ D2 है, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। माइनस ऑफ D2 है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या फर्क पड़ सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको भी एज इट इज रखा, हमें क्या चाहिए, हमें 11th टर्म चाहिए। तो 11th टर्म क्या होगा A1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ D1, 10 टाइम्स ऑफ D1। तो अभी हमें A1 भी पता नहीं है, हमें D1 भी पता नहीं है। ठीक है ना, तो D1 तो चलो ठीक है, हमें पता चल चुका है कि वो 5 है। ठीक है, अच्छा अगर हम इस वाले को सॉल्व करें, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करने जाऊं, इस वाले को सॉल्व करने जाऊं, तो इस वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा ध्यान से देखना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ A1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D1, ये कितना है आपके पास 5, ये लिखा हुआ है। और B1 सामने क्या लिखा हुआ है B1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ D2, 8 टाइम्स ऑफ D2 यानी कि ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 20 और ये आ जाएगा आपके पास B1 प्लस 56। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की आपको नहीं होगी। ठीक है, अ, ठीक है। अब B1 जो है ना, B1 जो है वो हमारे पास क्या है माइनस का D2 है। तो हम यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो B1 की जगह हमने लिख दिया माइनस का D2, ये लिख दिया अपन ने 56, ये लिख दिया माइनस का 20। तो A1 जो है वो कितना आएगा माइनस का D2, माइनस का D2 जो है वो माइनस का 7 है। ठीक है, और यहाँ पर 56 और 20 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 30। तो यहाँ 36, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 36। तो 36 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो A1 आपके पास आ गया 29। तो अगर आपके पास A1 29 है प्लस 10 टाइम्स ऑफ D1, D1 कितना है, D1 आपके पास 5। ठीक है ना,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 प्लस 50, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 79। तो आपके पास जो है सी ऑप्शन वो आपका सही जवाब। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना बीच में कंफ्यूजन हो सकता है ना, जैसे मैं भी थोड़ी देर के लिए रुक गया था कि यार ये कैसे होगा। तो ऐसा तो हमारे साथ होता रहता है, वो इवन मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। बट हमें अगर सब कुछ हमने अच्छे से लिख कर चल रहे हैं तो डेटा को फिर ट्रैक करने में आसानी होती है, इसलिए जो भी लिखते जाओ, जो भी करते जाओ, उसे इतना अच्छे से लिखो कि आप उसे ट्रैक कर सको। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे बोला let an and bn be two sequences such that an is equal to 13 plus 6n minus 1 and bn is equal to 15 plus 7n minus 1 for all natural number n, then the largest three digit integer that is common to both these sequences। तो सबसे पहले तो an जो है वो क्या है, an जो है वो है 13 प्लस 6n माइनस 6। तो an को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6n प्लस 7, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर bn को लिख सकते हैं 15 प्लस 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। तो bn जो होगा वो कितना होगा 7n, 15 में से 7 जाएगा तो ये 8 आएगा, तो ये bn हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरीज लिखनी है। तो आपकी जो an वाली सीरीज है वो क्या बनेगी, वो बनेगी अगर n के लिए 1 रखेंगे तो 6 प्लस 7 13 बनेगी। अब बाकी टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 6 का डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 करेंगे तो कितना जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा आपके पास 31। ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 43 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। अगर हम bn वाली सीरीज अगर लिखना चाहें तो bn वाली सीरीज में अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो ये 15 हो जाएगा। और अब जो बाकी टर्म्स आएंगे वो 7 के डिफरेंस पे आएंगे, तो 15 प्लस 7 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, 7 ऐड कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पर ये 43 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इन दोनों में करना क्या था आपको, आपसे बोल रहा था let an and bn be two sequences such that this and this for all natural number n, then the largest three digit integer that is common to both these sequences। तो आपको पहले तो इन दोनों के कॉमन टर्म्स की एक सीरीज बनानी पड़ेगी और उसमें लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या हो सकता है वो आपसे पूछ रहा है। तो इन दोनों का जो सबसे पहला कॉमन टर्म है वो आपको 43 दिख रहा है। अब बाद में ये देखना पड़ेगा कि अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कैसे आएगा। तो आपको देखना है कि इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था, वो 6 था। और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था, 7 था। तो आपको 6 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आपका यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 विच इज इक्वल टू कितना, 42। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना जाएगा आपका 85। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा 127। ये पहला थ्री डिजिट का नंबर आया, बट आपको सबसे बड़ा थ्री डिजिट का नंबर चाहिए जो इस सीरीज में आता हो, इस सीरीज में आता हो। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यार हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अगर हमारा ये जो नंबर है ये an है ना। तो an क्या है, तो an जो है वो हमारा होगा फर्स्ट टर्म यानी कि 43 प्लस n माइनस 1। और ये d जो है यहाँ पर d कितना है 42 है। तो यहाँ पर जो an हो गया वो क्या होगा 43 माइनस 42 यानी कि 1 प्लस 42 टाइम्स ऑफ n। अब आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आप ये सोचो कि अगर मैं इस an को 999 ले लूं, 999 ले लूं, तो मुझे ये देखना है कि यार मैं n की वैल्यू यहाँ पर क्या ले सकता हूं जिससे कि ये 999 के आसपास पहुंचे। 999 इस सीरीज का पार्ट हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, ठीक है ना। तो आपको बस ये सोचना है कि अगर मैं इसको इसमें से एक कम करूंगा तो ये 98 आएगा, उसको 42 से डिवाइड करूंगा तो मुझे n की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो n की जो वैल्यू मिलेगी वो इसको परफेक्टली डिवाइड कर भी सकती थी अगर ये सीरीज का पार्ट होता, और नहीं तो नहीं करेगी, यानी कि n की कुछ वैल्यू आएगी आपकी डेसिमल्स में, है ना, यानी कि इंटीजर पॉइंट समथिंग 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 इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आपको जो आइडिया मिलेगा वो मिलेगा कि n की वैल्यू जो है वो 23 आपको सेटिस्फाई करते हुए नजर आएगी। तो अगर n की 23 वैल्यू रखने पे हमें लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिलने वाला है, तो ये जो नंबर है ये नंबर कैसे मिलेगा, ये नंबर मिलेगा 42 इंटू 23 प्लस 1 करने पे ये नंबर मिलेगा। तो 42 इंटू 23 कैसे निकालोगे आप, 42 इंटू 23 कैसे निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 9, 966 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 967। तो आपका जो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है जो कि इस दोनों सीरीज के कॉमन टर्म से बनेगा
उसका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? 967 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? क्लियर है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मीनू परचेजेस ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस एट रुपीज 1000। तो मीनू ने 1000 रुपीज में सन ग्लासेस खरीदे एंड सेल्स टू कनु एट 20% प्रॉफिट। और कनु को उसने बेच दिया है 20% के प्रॉफिट पर। तो 20% का प्रॉफिट हो गया उसका 200 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि उसने 1200 में कनु को बेच दिया। देन कनु सेल्स इट बैक टू मीनू, है ना, मीनू, यहां भी मीनू ही था। ठीक है, तो अब इसने इसको फिर से बेच दिया, बट इसने बेचा कितने पर? 20% लॉस पर। तो इसने 20% लॉस पर बेचा, इसका मतलब 240 रुपए कम करके बेचा, यानी कि अब इसको जो ये पड़ा, ये 960 रुपए का पड़ा। इसको कितने का पड़ा? ये 960 रुपए का पड़ा। ये बात समझ में आ गई? 1200 में से 240 कम कर दिए, 960 रुपए का पड़ा। अब वो बोल रहा है कि मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। अब इसने तनु को बेच दिया। इसने किसको बेच दिया? तनु को बेच दिया। ठीक है, तनु को बेच दिया। और आपसे क्या बोला? इफ द टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजेक्शन इज 500। तो उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है उसके पूरे ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन उसके तरफ से 2 बार हुआ है, एक बार उसने कनु को बेचा है और एक बार उसने तनु को बेचा है। ठीक है ना, तो 2 बार हुआ है और दोनों बार में मिलाकर उसे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार तो उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि यहां पर उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हो गया कि 960 में 300 रुपए बढ़ाकर आपने इसको बेच दिया, यानी कि आपने तनु को बेचा है 1260 रुपए में। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है देन द percentage of profit made by Minu when she sold the pair of glasses to Tanu। तो तनु को बेचते समय उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? यानी कि उसे 300 रुपए का प्रॉफिट तो हुआ है, बट किस पर हुआ है? 960 रुपए पे हुआ है, इंटू 100। तो इसको सॉल्व करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना। तो आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो इतना है। तो अगर हम यहाँ से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? अगर 3 से काटें तो ये आपका हो जाएगा 100, 3 से काटें तो ये हो जाएगा आपका कितना? 32। ये जीरो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 31.25 आना चाहिए, है ना, 31.25 आपका आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना, है ना, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये 1000/32 करने पे कितना आएगा? 31.25% आ जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, स्कोरिंग सवाल था। ठीक है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, चलिए। फिर बोला रवि इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड। ठीक है, विच इज 54 मीटर बिहाइंड, सॉरी, विजय इज 54 मीटर बिहाइंड रवि एंड ड्राइविंग द सेम डायरेक्शन एज रवि। तो पहले फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को। आपसे बोला रवि इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड, विजय इज 54 मीटर बिहाइंड रवि एंड ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन एज रवि। Ashok is driving along the same road from the opposite direction at a speed of 50 km per hour and is 225 meters away from Ravi. The speed in kilometer at which Vijay should drive so that all three cross each other at the same time. तो यहाँ पर आप ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपका रवि है। ठीक है, और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आपका विजय है। ठीक है ना, इसके पीछे कौन है? विजय है। और इधर से कौन आ रहा है? इधर से मान लेते हैं ये अशोक आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमें मालूम है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? वो 40 kmph है। और अशोक की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 50 kmph। ठीक है, 50 kmph। तो ये हो जाएगा 50 kmph। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी इस तरफ। ठीक है, हमें इसकी स्पीड नहीं पता है, हमें वही पता लगानी है। ठीक है, और ये दोनों कहीं पर मिलेंगे, मतलब ये तीनों कहीं पर मिलेंगे। तो ये तीनों कहाँ पर मिलेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे ये लोग मिलेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 225 है। ठीक है, 225 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपके पास 54 है। ऐसा आपको दिया गया, ऐसा आपको दिया गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सेम टाइम पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रवि और अशोक की स्पीड का रेशियो 40:50 है, यानी कि 4:5 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 होगा। यानी कि रवि जब यहां से यहां आएगा और अशोक जब यहां से यहां आएगा, तो उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो 4:5 के रेशियो में ट्रेवल किया होगा। तो 4 + 5 कितना होता है? 9। तो आपने बोला कि सर 9 यूनिट जो है, 9 यूनिट जो है वो 225 है।
यानी कि जो एक यूनिट है वो आपका कितना है, वो आपका 25 है। एक यूनिट जो है वो आपका 25 है। इसका मतलब 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा आपका 100, और 5 यूनिट हो जाएगा आपका 125। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर रवि पहुंचेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100। ठीक है। और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 125। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम ये बोल रहे हैं कि रवि इधर आ रहा है और विजय इधर आ रहा है, और ये दोनों यहाँ पर अभी मिलने वाले हैं, है ना, अशोक के साथ में। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यार रवि रवि जितनी देर में ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उतनी ही देर में विजय कितना कर रहा है, 54 प्लस कितना, 100, यानी कि 154, है ना, 154। तो जितनी देर में रवि ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतनी ही देर में विजय ने कितना किया, 154 किया। बट जब रवि 100 कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 40 kmph थी। 40 kmph थी। तो विजय की कितनी होगी ये निकालना है। हम लिख सकते हैं 154/100 इंटू 40। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आएगा, 20 से ये जाएगा 2 टाइम्स, और 20 से ये जाएगा आपका कितना, या इसको अपन ऐसे क्यों ही कर रहे हैं, तो ये तो और ही आसानी से हो जाएगा, एक एक जीरो कम कर दो तो ये हो जाएगा आपका 616/10, यानी कि हो जाएगा 61.6। तो आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 61.6। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि रवि विजय से 54 मीटर आगे था। रवि और अशोक के बीच में 225 मीटर का फासला था। रवि और अशोक का स्पीड 40 और 50 किलोमीटर था। आपसे बोल रहा है कि विजय किस स्पीड से चले जिससे कि ये तीनों किसी एक जगह पर मिल जाए। तो टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर रवि और अशोक का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों की स्पीड का जो रेशियो है वो 4:5 है। वही रेशियो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है आपका। तो टाइम का रेशियो, अच्छा टाइम कांस्टेंट है तो आपका डिस्टेंस का रेशियो 4:5 है, तो 4 + 5, यानी कि इसने अगर 4 यूनिट चला तो इसने 5 यूनिट चला, यानी कि दोनों ने मिलकर 9 यूनिट चला। बट 9 किलो 2 to 5 है, तो अगर 9 किलो 2 to 5 है तो 1 किलो 25 होगी, यानी कि 4 किलो 100 होगी, 5 किलो 125 होगी। यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी 100 आ चुकी। तो अब जितनी देर में रवि ने 100 चला, उतनी देर में विजय ने कितना चला, उसने 54 + 100 चला, क्योंकि मिलेंगे तो वो यहाँ पर। तो रवि ने 100 चला तो विजय ने कितना चला, 154 चला, सेम टाइम पर। तो इसका अगर 100 मीटर है तो इसका 154 मीटर है। बट इस केस में इसकी स्पीड कितनी थी, 40। तो इस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी, 154 × 40/100। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 61.6। अच्छा सवाल है, यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस सकते थे, बट ठीक है। ठीक है, चलो। अब आपसे बोल रहा है अनिल बोरोज ₹2 lakhs एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% per annum compounded half yearly. He repays ₹10320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of third year. Third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to. Approximate answer आपको बताना है, और आपको करना भी अप्रोक्सीमेट तरीके से ही था। तो यहाँ पर अनिल जी हैं और उन्होंने 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए जो है वो लोन लिया है। 8% के हिसाब से लिया है, बट यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि हर 6 महीने पे आपसे 4-4% वसूला जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 8.16% आएगा। अब जिसको नहीं समझ में आया वो बोल सकता है A + B + AB/100। तो 4 और 4 8 हो गया, और ये हो जाएगा आपका कितना, 8.16%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी 1 साल बाद, है ना, उसने 10,320 तो पे कर दिया, तो इस पर 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 2 लाख रुपए हो गया, ये 816, इसके नीचे 2 जीरो और परसेंटेज के भी 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ से चले गए और 2 जीरो यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर 20 × 816 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 32, ये हो जाएगा आपके पास 16, और एक जीरो और लगा देंगे। यानी कि इस पर जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, इस पर जो आपका 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 16,320। किस पर बनेगा, 2 लाख पर बनेगा 16,320। बट इसमें से आपने दे कितना दिया, आपने इसमें से दे कितना दिया, तो आपने इसमें से दे दिया 10,000, 10,320 रुपए आपने इसमें से दे दिया। तो 10,320 रुपए अगर आपने दे दिया, तो आपका बचा कितना, 6,000 रुपए बचा। यानी कि अगले साल का जो प्रिंसिपल है वो अब 2 लाख नहीं है, वो 2,06,000। वो कितना है, 2,06,000 है। ठीक है ना, 2,06,000 है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब आपको बस एक कॉमन सेंस ये लगाना था
कि अगर 2 लाख पर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 16,320 रुपए बन रहा है एक साल का, तो 2,06,000 पर, अगर 2 लाख पर एक साल का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 16,320 रुपए बन रहा है, तो 2,06,000 पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 16,320 रुपए से तो ज्यादा ही बनेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार 16,320 रुपए तो पहले साल का इंटरेस्ट था, दूसरे साल जो होगा वो भी इंटरेस्ट अगर 16,000 समथिंग होगा, तीसरे साल भी 16,000 समथिंग होगा, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार टोटल जो होगा वो 48,000 समथिंग होगा। ये वैल्यू 320 से भी ज्यादा होगी, 16,800 समथिंग होनी चाहिए ये। तो आपने बोला ये 16,800 से और ज्यादा होगी, तो आपने देखा कि यार ये जो वैल्यू है, ये 16 16 16 भी अगर मैं ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो मेरे पास 48,000 समथिंग आएगा, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो 48 से तो ज्यादा ही होगा। तो 48 से ज्यादा होगा तो ये कैसे हो सकता है? तो मेरा जो आंसर है वो कितना है? 51,311। ये आप कॉमन सेंस लगा के इस सवाल का जवाब आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A container has 40 liter of milk, then 4 liter are removed from the container and replaced with 4 liter of water. This process of replacing 4 liter of liquid in the container with an equal volume of water is continued repeatedly. The smallest number of times of doing this process, after which the volume of milk in the container become less than that of water. तो पहली बात तो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास 40 लीटर प्योर मिल्क रखा हुआ है। आप इसमें से क्या कर रहे हैं, आप इसमें से 10 लीटर जो है वो पहले तो मिल्क निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं 10 लीटर वाटर से। ठीक है, 10 लीटर वाटर से। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 लीटर जो होगा वो मिल्क होगा और 10 लीटर जो होगा वो वाटर होगा। अब आप यहाँ पर फिर से 10 लीटर निकालेंगे, बट इस 10 लीटर में आपका मिक्सचर निकलेगा, इसमें दूध और पानी दोनों होगा, बट इसमें आप 10 लीटर फिर वाटर मिला देंगे। तो ऐसा करते करते आपके पास जो मिल्क है उसकी जो क्वांटिटी है वो घटेगी और वाटर की क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, है ना। आपको ये बोलना है कि ऐसा कितनी बार ये प्रोसेस किया जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार ये प्रोसेस किया जाए जिससे कि पहली बार आपका द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी कम से कम बार ये किया जाए प्रोसेस, है ना। मिक्सचर निकाल के पानी, मिक्सचर निकाल के पानी, ये कम से कम कितनी बार किया जाए जिससे कि आपका जो मिल्क का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यहां पर आपका जो आप निकाल रहे हो, आप यहां पर जो निकाल रहे हो, 40 में से 4 लीटर निकाल रहे हो, यानी कि आप 1/10 निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो, 1/10 निकाल रहे हो। तो अगर आप 1/10 निकाल रहे हो, इसका मतलब अगर 10 में से आप एक निकाल रहे हो तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। 9 जो है वो 10 का कितना है, 90% है। तो 90% बचेगा, आप यही बोलना चाहते हो, है ना, 90% बचेगा। तो अगर ये प्रोसेस बार बार हो रहा है, अगर ये प्रोसेस बार बार हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार एक्चुअली में कि अगर क्वांटिटी जो थी वो 40/40 ही रहेगी, बट हर बार जो मिल्क होगा वो इनिशियल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो ये आपका 9/10 हो जाएगा एक बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 5 बार, फिर ये 6 बार, है ना, और फिर ये 7 बार, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आपने बोला एक बार 90% रहेगा, दूसरी बार फिर 90% रहेगा, मतलब जो था 90% उसका 90% रहेगा, फिर जो बचा था उसका फिर 90% रहेगा। तो ये धीरे धीरे रिड्यूस होते 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 50% से कम ये पहली बार या कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स में हो पाएगा। तो आपको बस ये समझना है कि यार ये जो परसेंटेज है ये कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको देखूंगा तो 9 9 81 हो गया, 9 9 81 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका 81 है और यहाँ पर जो आपका 81 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 6561 अपॉन यहाँ पर कितना है, 4 जीरो है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, तो ये बचेगा 65.61। यानी कि आपने जब ये प्रोसेस अभी 4 बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो आपका जो परसेंटेज है वो 65.61 हो गया। पहले तो प्योर मिल्क था, 100% था, अब वो 4 बार ये जो 10 लीटर निकाल रहे हो, 4 लीटर निकाल रहे हो, 4 लीटर डाल रहे हो, 4 लीटर निकाल रहे हो, 4 लीटर डाल रहे हो, 4 लीटर निकाल रहे हो, 4 लीटर डाल रहे हो, ये जो आपने प्रोसेस किया, कितनी बार किया अभी आपने, 4 बार किया, तो आपका 100% मिल्क से वो 65.61% ऑफ मिल्क तो बन गया। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अब ये इसको धीरे धीरे करके देखते हैं। मुझे हर बार मालूम है कि हर बार जो है ये कितना हो जाएगा, 90% रह जाएगा, यानी कि ये
10% से घटेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने 4 टाइम्स तो कर लिया, 4 टाइम्स तो कर लिया, और 4 टाइम्स करने के बाद मेरे पास कितना बचा, 6.61% बचा। अब मैंने एक बार और कर लिया, एक बार और कर लिया, तो 10% इसका कम हो जाएगा। तो इसका जो 10% है, इसका 10% कितना होगा, 6 मान लो। तो 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, है ना, पॉइंट समथिंग। तो 59% मैंने मान लिया इसको, ठीक है ना। फिर मैंने एक बार और किया, तो जब मैं एक बार और करूंगा तो इसका फिर से 10% कम करूंगा, उसको फिर से मैंने 6% मान लिया अप्रोक्सीमेटली। तो 6 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक टाइम और कर लूं, तो फिर से 53% का मुझे 10% कम करना है, इसको अभी भी मैंने 6 कम कर दिया, तो 6 कम करने पे ये कितना हो जाएगा, 47% हो जाएगा। तो आपने देखा 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 टाइम्स मिनिमम मुझे करना पड़ेगा, तब जाके ये पहली बार, है ना, ये पहली बार जो वॉट मिल्क का परसेंटेज है वो वाटर के परसेंटेज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहीं पर वो पूछ रहा था कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस आफ्टर विच द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द कंटेनर बिकम लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो टोटल मिल्क है, उसमें पहले तो 50-50 वाटर और मिल्क हो जाए। अब जब तक 50-50 है तब तक तो ना तो मिल्क कम है ना तो वाटर, है ना, दोनों बराबरी पर है। जैसे ही 50% से कम होगा, कौन, मिल्क, और वाटर 50% से ज्यादा होगा, तभी आप बोल सकते हो कि मिल्क का जो परसेंटेज है वो वाटर की परसेंटेज से क्या है, कम है। तो आपको बस यही थॉट प्रोसेस लेके चलना था। 7 टाइम्स जो है ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग n persons, each one receive rupees 352। अच्छा, तो अगर हम एन लोगों में कुछ पैसे बांट रहे हैं तो सबको 352 रुपीज रिसीव होंगे। हाउएवर इफ 2 पर्सन रिसीव रुपीज 506 ईच, अगर दो लोगों को हमने 506 रुपए 506 रुपए दे दिए, एंड द रिमेनिंग इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द अदर्स अदर पर्सन, ईच ऑफ देम रिसीव लेस देन और इक्वल टू रुपीज 330, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। तो इसको करने का एलिगेशन मेथड बहुत बेटर है। तो मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर दो लोग हैं, और यहाँ पर टोटल एन में से ये दो लोग चले गए, तो ये रिमेनिंग लोग हैं। अगर दो लोगों को हम 506 रुपए देते हैं, है ना, तो पहली बात तो सबको अगर इक्वली इक्वली बांटते तो पैसे कितने आते, सबके पास 352 आते। बट अगर हमने दो लोगों को 506 रुपए दे दिए, तो अब जो रिमेनिंग लोग हैं उनको 330 रुपए से कम या उसके बराबर मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू 330 रुपए मिलेगा। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं और इसका डिफरेंस निकालो, तो 352 और 330 का, अगर मैं इसको अभी 330 मान लेता हूँ, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 352 और 330 का डिफरेंस आएगा आपके पास 22, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये डिफरेंस जो आएगा ये आएगा आपके पास 154। अब आपको ये समझना है कि यार ये एक्चुअल में क्या बन रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ तो दो लोग हैं, तो इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बनेगा और ये 14 बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ दो लोग हैं तो यहाँ पर कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे। यानी n-2 की वैल्यू 14 है, ध्यान से समझना, n-2 की वैल्यू 14 है। तो n-2 की वैल्यू 14 है, यानी कि दो लोग इधर गए तो रिमेनिंग 14 बचे, तो यानी कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल आपके पास 16 लोग हैं, ठीक है। और n की आपको यही वैल्यू निकालनी थी। बट एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी जो मैंने वैल्यू ली थी वो कितनी ली थी, मैंने 330 ली थी। ये जो मैंने वैल्यू ली, ये मैंने 330 ली। अगर मैं 330 से कम लेता हूं, तो 330 से कम लेता हूं तो ये वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, सोच के देखो। अगर मैं इसको 300 लेता हूँ, 330 का 300 लेके सोचो, अगर मैं इसको 300 लेता हूँ, तो 352 और 300 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 300 और 350 का डिफरेंस कितना होगा, 52 हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई तो ये जो 16 आ रहा है ये भी क्या हो जाएगा, ये 16 नहीं आएगा, ये और कम आएगा। ये क्या आएगा, ये और कम आएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन चाहिए। तो हमें एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वो तो क्या होगा, वो 16 होगा। 16 से कम लेने का कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जो 330 और लेस देन 330 वाला केस बोला था, उसमें हमें लेना क्या है, 330 लेना है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अब आपसे क्या बोल रहा है, जयंत bought a certain number of white shirt at the rate of rupees 1000 per piece and a certain number of blue shirt at the rate of rupees 1125 per piece. For each shirt, he then set a fixed market price which was 25% higher than the average cost of all the shirts. He sold all the shirts at a discount of 10% and made a total profit of rupees 51,000. If he bought if he bought both colors of shirt
shirt, then the maximum possible total number of shirt that he could have bought is. अच्छा, तो हमने मान लिया कि आपके पास x वाइट शर्ट है ना, और इसकी जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज है, और आपके पास वाइट ब्लू शर्ट है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1125। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे वो 1000x प्लस 1125y, ये आपका टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो जो एवरेज कॉस्ट होगा उसको आपको नंबर ऑफ शर्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि आपने क्या बोला, फॉर ईच शर्ट देन ही सेट ए फिक्स्ड मार्केट प्राइस विच वाज 25% हाइयर। 25% हाइयर यानी कि इसने इसको 125% कर दिया, है ना। और आगे चलकर बोल रहा है कि उसने डिस्काउंट दिया 10% का, यानी कि यहाँ पर ये 90 पे बेच रहा होगा। ठीक है, 10% कम करके बेच रहा है। एंड मेड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 51,000। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये तो आपने एक शर्ट की प्राइस को मार्कअप किया, फिर डिस्काउंट दिया। ठीक है। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना है, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो तो आपके पास कितना है, 1000x प्लस 1125y अपॉन x प्लस वाई, अपॉन x प्लस वाई, है ना। ये आपकी एक शर्ट की प्राइस है जिसको आपने बढ़ाया। ठीक है। और ये आपने डिफरेंस निकाला, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जो टोटल कॉस्ट है वो एक्चुअली में कितना है, वो आपके पास में 51,000। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपने पहले तो एक शर्ट की जो प्राइस है एवरेज कॉस्ट वो ये है। ठीक है। आपने उसको 25% से मार्कअप किया, 10% का डिस्काउंट दिया, इस पर आप बेच रहे हो, और आपकी कॉस्टिंग तो ये है एक शर्ट की, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो एक शर्ट पे आपका प्रॉफिट इतना आ रहा होगा या अमाउंट इतना आ रहा होगा। तो x प्लस वाई पर आपने कितना कमाया, 51,000 रुपीज कमाया। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यार एक्चुअली में ये जो x प्लस वाई वाला पार्ट है दोनों जगह, वो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर एक और चीज है कि ये वाला जो पार्ट है ये भी दोनों जगह आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1000x और 1125y, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है। एक्स प्लस वाई तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 9/10 माइनस 1, और ये बराबर किसके, ये 51,000 के बराबर। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ये बोलोगे कि यार ये 1000x प्लस 1125y। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 9/8 हो जाएगा। 9/8 में से 1 जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/8। 1/8 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 51,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ दिक्कत आ सकती है क्या। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये तो हमने लिख दिया 1000x, ये लिख लिया हमने 1125y, इज इक्वल टू लिख दिया 8 इंटू 51,000। यहाँ तक आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी है। तो यहाँ तक तो आप आ गए। अब इसको अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको 125 से कैंसिल करूं, इसको अगर मैं 125 से कैंसिल करूं, ध्यान से देखना, 125 से कैंसिल करूं। ठीक है। तो 125 से अगर आप कैंसिल करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैं भी कर लेता हूं। ठीक है। तो अगर मैं 125 से इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे ख्याल से 9 टाइम्स ये जाएगा। ठीक है, ये 9 टाइम्स से चला जाएगा और ये 8 टाइम्स से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 9y, और 125 से अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 51,000 डिवाइडेड बाई 125, तो 408, तो ये आ जाएगा 408 इंटू 8। ठीक है, इतना हम पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इफ ही बॉट both color of shirt then the maximum possible total number of shirts that he could have bought, यानी कि आपको एक्चुअली में x प्लस वाई की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये 8x है तो यहाँ पर 8y हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो आपने लिखा यहाँ पर 8x प्लस वाई, प्लस यहाँ पर कितना हो रहा होगा, y हो रहा होगा, तो मैंने उसको यहाँ पर भेज दिया 408 इंटू 8 माइनस वाई।
अब ध्यान से देखना, अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो यहां से तो x प्लस वाई आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 408 आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन 8 आ जाएगा। अगर आपको x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ जो लिखा है उसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, है ना। अगर आपको x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वहां जो लिखा हुआ है आपको उसकी क्या वैल्यू चाहिए होगी, मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी। तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर वो 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए तो वो 8 होगी। इसका मतलब ये x प्लस वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 408 माइनस वन, यानी कि 407, 407। ठीक है, तो आपका यहां पर जो आंसर आने वाला है वो कितने आने वाला है, 407। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपसे बोल रहा है पाइप ए एंड सी आर फिल पाइप्स। तो पाइप ए एंड सी आर फिल पाइप, ठीक है, वाइल बी इज ड्रेन पाइप, यानी कि बी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। पाइप बी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय ए। तो अगर यहां पर इसको एक्स आर लगता है तो इसको लगता होगा एक्स माइनस वन, ऐसा वो कुछ बोलना चाहता है ना। यही बोल रहा है वो, पाइप बी एम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द एम्प्टी टैंक। पाइप A, B and C are turned on together. The empty tank is filled in 2 hours. तो जब ये तीनों साथ में काम करते हैं तो टंकी जो है वो 2 आवर्स में भर जाती है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है और ये एक रिलेशन मुझे दिया गया था। फिर वो बोल रहा है कि इफ पाइप बी एंड सी आर टर्न ऑन टुगेदर व्हेन द टैंक इज एम्प्टी एंड पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर 1 आवर। तो यानी कि अगर हमने बी और सी को साथ में चालू किया और उसके बाद हमने बी को बंद कर दिया, यानी कि बी ने सिर्फ 60 मिनट तक काम किया, ठीक है, ठीक है, देन पाइप सी टेक्स अनदर 1 आवर 15 मिनट्स, यानी कि पाइप सी ने यहां तक काम किया और अनदर 1 आवर 15 मिनट्स लिया, यानी कि 75 मिनट्स लिया। तो इसका मतलब बी ने 60 मिनट काम किया और सी ने 135 मिनट काम किया। ठीक है ना, अच्छा। फिर आपसे क्या बोल रहा है, इफ पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन लेस देन 5 आवर्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर ये लेस देन 5 आवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। देन द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय पाइप सी, मिनट्स में बताना, ये सब मिनट्स में है, पाइप सी टू फिल द एम्प्टी टैंक, यानी कि आपको सी का टाइम बताना है, आपको सी का टाइम बताना है। अब यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम इस सवाल को या तो पहले छोड़ देंगे, ठीक है, अगर ये पेपर में आया तो, या तो हम इसको पहले छोड़ देंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो ये सवाल मैंने आखिरी में लिया है, तो मैं जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से सॉल्व करता हूँ कि जो सवाल मुझे पहले करना चाहिए था मैं उसको पहले रखता हूँ, जो मुझे बाद में करना चाहिए था उसको मैं बाद में रखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सबसे आखिरी में रखा क्योंकि ये सवाल इस पूरे पेपर में ज्यादा टाइम लेने वाला सवाल था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ऑप्शन से करूंगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर सी ने 135 मिनट लिया। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सुटेबल ऑप्शन है जिससे हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने कहा 135 जो है ये 45 का मल्टीपल है, हाँ, और ये जो 90 है ये भी 45 का मल्टीपल है। तो क्या हम सी का जो टाइम हमें इन टर्म्स ऑफ मिनट्स निकालना था वो 90 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सी जो है, सी के बारे में अगर मैं बात करूं, सी जो है अगर वो 90 मिनट में पूरा टैंक भर सकता था, 1 यूनिट टैंक भर सकता था, तो अभी 135 मिनट में वो कितना भर देगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हो जाएगा 135 अपॉन 90। तो 45 से 3 टाइम्स, 45 से 2 टाइम्स, तो 3/2 यूनिट वो भर देगा। ठीक है, बट एक्चुअली में जो बी है वो कौन सा वाला पाइप है, वो ड्रेन पाइप है, वो ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि यार ये 60 मिनट्स में कितना पानी बाहर की तरफ निकाल देगा। तो मुझे ये समझ में आया कि यार अगर बी जो है अगर वो एक्स आवर्स लेता है ना, टैंक को खाली करने में, तो इसी बी ने 60 मिनट में कितना या 1 आवर्स में कितना टाइम लिया होगा। तो मैंने बोला कि यार 60 मिनट में तो ये खाली करता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 60 मिनट्स में कितना करेगा, ठीक है ना। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम बी की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स आर में वो पूरी टैंक को खाली करता है, यानी कि यहाँ पर -1 ले लेते हैं। तो 60 मिनट्स में कितना करेगा, 60 मिनट्स में कितना करेगा वो, माइनस का 60 अपॉन एक्स आर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x। ठीक है, अब ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और टैंक को भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 3/2
और माइनस का 1/x करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि 1/x कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 आएगी तो इसका मतलब क्या है ना। यहाँ पर ये आपने आवर्स में ले लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट में, है ना, टंकी को क्या करता है, खाली करता है। x आवर्स है ना, तो इसका मतलब b जो है वो 120 मिनट में टंकी को खाली करता है। तो अगर b जो है वो 120 मिनट में, ध्यान से देखना, अगर a है, ये b है और ये c है, अगर b जो है वो 120 मिनट में टंकी को खाली करता है ना, टंकी को खाली करता है, ध्यान से समझना बात को। तो आपसे कंडीशन क्या बोली थी, कंडीशन ये बोली थी कि ए के कंपैरिजन में बी जो है वो 1 घंटा कम समय लेता है, यानी कि बी जो है वो 1 घंटा कम समय लेता है, इसका मतलब ए उससे 1 घंटा ज्यादा समय लेता होगा। तो अगर यहाँ पर 120 मिनट ले रहा है तो 1 घंटा ज्यादा लेगा, तो ये कितना लेगा, ये 180 मिनट लेगा। ये बात समझ में आ गई, है ना। आप फिर से पढ़ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइप बी एम्प्टीज अ फुल टैंक इन 1 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय बी। तो ये जितना टाइम लेता है उससे 1 घंटा ये कम लेता है, तो ये 3 घंटे लेता है, तो ये 2 घंटे लेता होगा, ठीक है ना। और हमने सी का भी टाइम क्या माना, सी का टाइम हमने माना है 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 360। तो इसकी कैपेसिटी आएगी, इसकी इफिशियंसी आएगी 2, इसकी इफिशियंसी आएगी आपकी -3, और इसकी इफिशियंसी आएगी आपकी +4। तो इसकी इफिशियंसी +4 है, इसकी इफिशियंसी +2 है, इसकी इफिशियंसी -3 है। अब आपको ये भी पता था कि ये तीनों अगर साथ में काम करते तो टैंक जो है वो 2 घंटे में भर जाता। तो अभी आप चेक कर लो कि अगर टोटल कैपेसिटी 360 है, अगर टोटल कैपेसिटी 360 है, ठीक है, और इन तीनों की मिलाकर जो कंबाइन इफिशियंसी वो कितनी है, 4 + 2 6 -3 यानी कि 3 है। तो 360/3 करने पे कितना आएगा, 120 मिनट्स आएगा, और 120 मिनट्स को ही हम क्या बोलते हैं, 2 घंटे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 90 है वो हमारा आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है ना, या तो आपके पास चॉइस है इस क्वेश्चन को छोड़ने का, क्योंकि पाइपिंग सिस्टम तो वैसे भी लोग टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन में बहुत कम पढ़ते हैं। तो एक तो ये था कि पाइपिंग सिस्टम देखिए आप छोड़ दोगे। दूसरा, अगर आप इसको करते भी हो ट्रेडिशनल तरीके से तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम अपनी क्लासेस में तो जब इसको पढ़ाते हैं तो हम दो तरीके बताते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका और एक स्मार्ट तरीका। ये स्मार्ट तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर यार इस सवाल को अगर मैं फॉर्मूले से ऑप्शन से नहीं करूं तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट ये आ सकता है कि सर आपने 90 को चेक किया, अगर 90 सेटिस्फाई नहीं करता, तो 90 अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो 90 मुझे ये बता देता कि मुझे 90 से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर 90 मुझे ये बता देता कि मुझे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यही मेरा आंसर हो जाता। बट अगर 90 बोलता कि नहीं नहीं नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए फिर मेरे को दो ऑप्शन मिलते। तो या तो मैं ये चेक करता या तो मैं ये चेक करता, दोनों में से कोई एक चेक करता, और दोनों में से एक जो मैं चेक कर रहा हूं या तो वो सेटिस्फाई करता या तो वो सेटिस्फाई नहीं करता। अगर वो सेटिस्फाई करता तो वो आंसर हो जाता, और नहीं करता तो फिर जो बच गया था वही उसका आंसर होता। ठीक है। तो पहली बात तो आपको जो बीच वाली वैल्यू है उसको चेक करने से फायदा होता है कि आपको ऊपर वाले ऑप्शंस चेक करने हैं बाद में, अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया, या नीचे वाले करने हैं, ये आपको हिंट दे देता है। तो अगर 90 सेटिस्फाई कर गया तो वो आंसर, नहीं सेटिस्फाई कर गया तो आपको ये बता देगा कि आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर आपको ऊपर जाना है तो 120 ही एक बड़ा ऑप्शन है, उससे वही आपका आंसर हो जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आपको कम वैल्यू लेनी थी, 90 नहीं लेना था, तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, 60 और 75। इन दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप उसको चेक करो, जिसके बाद आप कंफर्टेबल हो कैलकुलेशन वाइज। अब दोनों में से जो भी चेक कर रहे हो, अगर वो चेक करते समय सेटिस्फाइड हो गया तो वो आंसर हो जाएगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो बच गया वही आपका आंसर होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज तो यहाँ दिया नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ इन सवालों को आप कर सकते हो। और इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए इस तरह की सेशंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट अप्रोच है उसके थ्रू सवालों को सॉल्व करें, ना कि ट्रेडिशनल तरीके से। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व करोगे तो आप बहुत 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 आसानी से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप्स चैनल्स के साथ आप अटैच हैं, एसोसिएटेड हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो वो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम है पंकज, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत सारे कमेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे
भेजने वाले हैं, है ना। और आपको जैसा भी लगे अच्छा बुरा वो जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।